हेलो बच्चों, मैं पवन सिंह आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं, जिसमें आज की क्लास में हम लोग बचे हुए 5.3 प्रश्नावली के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक के हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन 11 से 20 तक के सॉल्व होते ही आपकी प्रश्नावली 5 पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1, इसमें कहा गया है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। ढेर सारे क्वेश्चन इसमें पूछ लिया गया है। तो चलिए सबसे पहले में जो दिया गया, जो इस पर इंफॉर्मेशन है उसे हम लिख लेते हैं। इसमें कहा गया प्रथम n पदों का योग यानी Sn हमें दिया गया है। n पदों का योग कितना, किस रूप में दिया गया है, दिया गया है 4n-n², ये हमें दे दिया गया। इसका प्रथम पद यानी S1 क्या है, यानी हमसे S1 पूछ लिया पहला क्वेश्चन। प्रथम दो पदों का योग यानी S2 हमसे पूछा गया। दूसरा पद क्या है, दूसरा पद यानी A2। इसी प्रकार तीसरा पद पूछा गया। 10वें पद यानी कि A10 पद पूछा गया, और nवें पद का योग यानी An, यानी कि 4, 2, 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन में मात्र एक क्वेश्चन में, वैसे दोनों सभी एक दूसरे से लिंक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इसको जो है यहाँ से एक लाइन खींचते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, हमें दिया गया है SN यानी n पदों का योग, जो कि दिया गया है 4n-n²। ठीक है, ये हमारा मेन फार्मूले के रूप में योग दिया है। तो हमें S1 निकालने के लिए n बराबर कितना रखना होगा, एक। n बराबर जैसे एक रखेंगे, ये हो जाएगा S1 बराबर 4 × 1 - 1², ये हो जाएगा 4 - 1, यानी कि आ जाएगा आपका 3। ये तो रहा आपका S1, और S1 ही आपका क्या होता है, A होता है, या A1 आप कह सकते हैं, ये होता है। ठीक है, प्रथम पद। कैसे, प्रथम पद का योग, अब प्रथम पद मात्र पहला ही पद है, उसका योग क्या होगा, उसका योग तो स्वयं ही होगा। ठीक है, तो प्रथम पद का योग और A ये एक ही है। इसके बाद हमें S2 ज्ञात करना है। S2 ज्ञात करने के लिए हमें n की जगह पर कितना रखना होगा, इस बार 2 रखना होगा इस n की जगह पर। तो ये हो जाएगा आपका S2 बराबर 4 × 2 - 2 का स्क्वायर। तो S2 बराबर 4 दूनी 8 - 2 का स्क्वायर 4, यानी S2 बराबर निकल के आया आपका 4। एक तो आंसर आपका ये रहा। ठीक है, दूसरा यानी पहला आपका ये रहा, दूसरा आपका ये रहा, और उसके बाद यहाँ पर पूछा प्रथम दो पदों का योग क्या है। प्रथम दो पदों का योग तो ये हो गया। दूसरा पद क्या है, ये S2 क्या है, S2 दो पदों का योग ही तो है। दो पदों का योग मतलब A1 + A2, कितना दिया गया 4। A1 कितना हमारे पास है, 3 है, 3 + A2 बराबर 4। ये धन से ऋण में जाएगा तो A2 बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 4 - 3, यानी A2 बराबर 1। ये रहा आपका दूसरा पद। अब हमें एक काम करना है, हम प्रथम पद ज्ञात कर लिए, हमें D की वैल्यू यानी सार्वांतर हमें और ज्ञात कर लेना है। सार्वांतर कैसे निकलता है, D दूसरे पद से पहले वाले पद को घटा देते हैं। तो D बराबर दूसरा पद आपका 1 है और प्रथम पद आपका कितना है, 3 है। तो D बराबर निकल के आएगा -2। ये आपका सार्वांतर है। ठीक है, इसके बाद इसी प्रकार तीसरे पद, 10वें पद और nवें पद पूछा, तो पहले हम nवां पद निकाल लेते हैं, उसके बाद तीसरा और 10वां पद निकाल ही लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले nवां पद। तो nवां पद यानी कि An बराबर
ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये है आपका एनवा पद। तो ए एन बराबर, ए की वैल्यू आपके पास 3 है, ये हो जाएगा 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपके पास माइनस का 2 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 एनवा पद। 3 प्लस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2n माइनस माइनस प्लस यानी 2, तो एनवा पद कितना आ जाएगा 3 और 2 5 माइनस 2n, ये रहा आपका एनवा पद। इसके बाद तीसरा पद, अब n की जगह पर आप इसमें कितना रख देना है 3, इसमें 3 रख देंगे तो आपका तीसरा पद आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका a3, ये रहा आपका तीसरा पद। तो 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 तो बराबर हो जाएगा 5 माइनस 6, और तीसरा पद आपका कितना आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, इसके बाद पूछा 10वां पद, तो 10वां पद निकाल देते हैं। n बराबर इस बार रखेंगे 10, जब n बराबर जैसे ही 10 रखेंगे किसमें, इसमें, तो ये हो जाएगा a10 बराबर 5 माइनस 2 गुणे 10, तो 5 माइनस 10 दूनी 20, घटाएंगे तो 10वां पद हमारा निकल के आएगा माइनस का 15। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा था, सबसे पहले प्रथम 2 पदों का योग क्या है, तो प्रथम 2 पदों का योग ये रहा। ठीक है, और उसके बाद इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम पद आपका ये रहा। इसके बाद तीसरा पद आपका ये रहा, और 10वां पद ये रहा, और nवां पद आपका ये रहा। ठीक है, ये जितने भी आपके टिक लगे हैं ये सभी इन क्वेश्चन के आंसर हैं बच्चों। ठीक है, तो बताइए कहीं पर कोई समस्या कोई दिक्कत हुई हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 के बाद अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 12 में कहा गया कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। यानी कि हमें क्या करना है कि शुरुआत करनी है 6 से विभाज्य होने वाली संख्याओं की श्रेणी की। ठीक है, तो लिखेंगे 6 से विभाजित होने वाली 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन सी हो जाएगी, एक तो पहली 6, 6 के बाद 12, 12 के बाद 18, 24, इस तरह करते करते कितने पद तक कहा है 40, प्रथम 40 पदों तक। तो यहाँ पर लिखेंगे 40 पदों तक, 40 पदों तक। ठीक है, यहाँ से हमें सबसे पहले प्रथम पद निकाल लेना है। प्रथम पद जो कि हमारा 6 है, सार्वंतर डी निकालेंगे। दूसरे पद से पहले पद को घटाकर जो कि हमारा 6 है। इन नंबर हमें दे दी है कितना कि 40 पद हैं। ठीक है, और हमें इनका योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम योगफल का फार्मूला लगाएंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपके n पदों का योग का फार्मूला है। तो ये हो जाएगा s, n की जगह पर हमें रखना है 40, तो ये हो जाएगा 40/2, और 2 a की वैल्यू हमारे पास 6 है, प्लस 40 माइनस 1, और d की वैल्यू भी 6 है। इसे काटेंगे तो 2 दूनी 4, यानी s 40 पदों का योग हो जाएगा बराबर 20। ये हो जाएगा 6 दूनी 12, प्लस ये हो जाएगा आपका 39 गुणे 6। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20, 12 प्लस 6 रहेंगे 54 के 4, हासिल हो जाएगा आपका 5, 18, 18 5 हो जाएगा 23। अब इन्हें जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 20 गुणे, जोड़ेंगे 4 2 6, 3 1 4, और ये हो जाएगा 2। जैसे इसका गुणा कराएंगे तो ये आपका 40 पदों का योग निकलेगा। तो देखिए 2 छंग 12 के 2, हासिल 1, 2 चौको 8 1 9, 2 दूनी
4 और ये आपका 0। ये रहा आपका 40 पदों का योग। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आराम से इस तरह के क्वेश्चनों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 12 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 और 14 देखिए, ये दोनों प्रश्नों को एक साथ लेने का मेन पर्पज ये है बच्चों कि दोनों प्रश्न एक जैसे हैं। दोनों प्रश्न एक जैसे हैं तो आराम से दोनों प्रश्नों को हम आराम से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम 13 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व नंबर 13। ठीक है, कहा 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 8 के प्रथम 15 गुणज। 15 गुणज तो लिखेंगे, सबसे पहला आपका 8 मिलेगा। 8 के 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 चौको 32। इस तरह करते करते कहाँ तक? 15 पदों तक, यानी 15 पद आपके रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हम प्रथम पद आपका निकालेंगे। प्रथम पद ए 8 है, सार्वांतर डी, दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे तो भी 8 मिलेगा। हमें नंबर दिया गया है कितने? 15, प्रथम 15 गुणजों का, यानी n बराबर हमें दिया गया है 15, और कहा है कि उन 15 गुणजों का योग, यानी कि S15 हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो हम S15 पदों के योगफल का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ लगा देते हैं या यहाँ पर लगा दें? चलिए यहीं पर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम Sn का फार्मूला लगाएंगे, इन पदों का योग का, जो कि होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका फार्मूला है। अब यहाँ पर हमें देखिए n बराबर कितना रखना है? 15, a बराबर 8 और d बराबर 8 रखना है। तो चलिए रखते हैं। तो s n की जगह पर हमें रख देना है 15, और ये हो जाएगा 15/2 2, a का मान आपके पास 8 है, प्लस 15-1, और d का मान भी आपके पास 8 है। तो हो जाएगा S15 बराबर 15/2। अच्छा, d का मान 8 है तो यहाँ पर 8 रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ आपने नोटिस की है कि 8 आपको कॉमन दिख रहा, तो 8 हम कॉमन कर लेते हैं, और ये 2 आपका बचेगा, प्लस 15 से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 14। ठीक है, तो ये हो जाएगा S15 बराबर, इसको काटेंगे 2 × 2, 2 चौको 8, तो 15 चौको हो जाएगा 60, और 14 2 कितना हो जाएगा? 14 2 हो जाएगा 16। ठीक है, 14 2 16 हो जाएगा। तो S15 यानी 15 पदों का योग 15 × 90 कितना आ गया बच्चों? इसका जो योग आया वो 9 निकल के आया। ठीक है, तो एक बार इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि अब हम 14 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो उसके लिए इसको हमें रफ करना होगा। ठीक है बच्चों, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो इसको करते हैं रफ, इसके बाद हम 14 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो हमारे वीडियो को बीच बीच में शेयर जरूर करते रहें। ठीक है, और अपने यार दोस्तों को जरूर बताएं कि यहाँ पर संसारपुर लाइव क्लासेज में बहुत ही बेहतरीन क्लास हो रही है शुरुआत से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं 14 नंबर। इसमें कहा गया 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग। तो लिखेंगे 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं कौन सी होंगी? एक तो आपकी 1 हो जाएगी, 1 3 5 7 9, इस तरह करते करते लास्ट में आपका कौन हो जाएगा? 49 है, जो विषम संख्या है। यहाँ से हमें एक बात क्या पता चली कि a का मान आपका 1 है, प्रथम पद, सार्वांतर d जो कि दूसरे पद से पहले पद को घटा के प्राप्त होता है, और आपका nवां पद
nवां पद हमें, यानी कि nवां या l आप बोल सकते हैं, ठीक है। हमें दिया गया कितना, 49 दिया गया है। कितना दिया गया है, 49 दिया गया। हमसे पूछा क्या गया है कि विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना। चलिए ठीक है, हमें Sn निकालना है योग। तो उसके लिए सबसे पहले हमें a तो पता है, d भी पता है, हमें n नहीं पता, तो n हमें निकालना पड़ेगा। तो n निकालने के लिए हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, कौन सा, nवां पद का। चलिए यहाँ पर से शुरू करते हैं। nवां पद का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nवां पद आपके पास 49 है, बराबर a का मान 1 है, प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d का मान कितना है, 2 है। 2 ये धन श्रेणी में आएगा, 49 माइनस 1 n माइनस 1 मल्टीप्लाई 2, यह आ जाएगा आपका 48, गुणे से आपका आएगा भाग में, और n माइनस 1 ये काटेंगे, 2 एक नम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, यानी ये आ जाएगा आपका 24 बराबर n माइनस 1, ये माइनस 1 आएगा प्लस में, तो हो जाएगा 24 प्लस 1 बराबर n, जिससे n बराबर आपका कितना आ गया, 25। n बराबर 25 आया तो हमें Sn का फार्मूला लगा देना है, जो कि होता है n/2। उसके बाद हो जाएगा a प्लस nवां पद, nवां पद, या इसको l बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, हम इस फार्मूले को ना लगा के, शायद आपको अपने पिछली क्लास ना देखी हो, हमने वहाँ पर इस फार्मूले का डिस्कशन किया था कि कैसे आता है। कोई दिक्कत नहीं है, हम Sn का फार्मूला ही लगाएंगे, जो कि होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो n की वैल्यू 25 निकल के ही, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 बराबर 25/2, 2 a की वैल्यू आपके पास 1 है, 1 प्लस 25 माइनस 1 मल्टीप्लाई, और d की वैल्यू आपके पास 2 है, यह आ जाएगा 2, ठीक है। तो s 25 बराबर 25/2, यहाँ से आप देखिए 2 कामन दिख रहा था, 2 हमने कामन किया, यहाँ पर बच गया 1 प्लस, और ये आपका बच जाएगा 24, तो 2 से 2 आपका कट जाएगा, तो s 25 बराबर आपका यहाँ पर 25 बचा हुआ है, और 24 एक आ जाएगा 25, ठीक है। तो s 25, तो 25 गुणे 25 हो जाएगा कितना, 625, यानी कि 0 और 50 के बीच आने वाली विषम संख्याओं को जो योग होगा वो 625 है, ठीक है बच्चों। चलिए, उम्मीद है बच्चों कि ये आपको प्रश्न नंबर 13 और 14 दोनों बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। समझ में आए हों तो हमारे प्यारे बच्चों, आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए। लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं आप लोग ठीक है, तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, और इसके बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंचती रहे, ठीक है। तो चलिए, प्रश्न नंबर 14 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 देखिए, प्रश्न नंबर 15 में कहा गया कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, और तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि। अर्थात कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन, यानी कि अगले दिन के जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिनों तक विलंब कर देता है। कहने का मतलब ये है कि एक कोई ठेकेदार है, अब ठेके पर किसी ठेकेदार ने काम लिया, ठीक है। अब काम को विलंब हो गया करवाने में, कितने दिन का, 30 दिनों का विलंब कर देता है। लेकिन प्रावधान ये है कि एक दिन यदि लेट करता है तो उसे 200 रुपये देना पड़ेगा, 2 दिन लेट करता है 250 रुपये, 3 दिन लेट करता है तो 300 रुपये। इस तरह करते करते हर एक दिन जो है 50 रुपये ज़्यादा जुर्माना लगता चला जाता है। अब
जो ठेकेदार है उसने 30 दिनों तक उस कार्य को विलंब किया। अब उसको कितने रुपए जुर्माना देना होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो इतना ढेर सारा दुनिया भर का करने के बाद हमें फाइनल ये पता चला कि हमें एक श्रेणी बनती नजर आएगी। क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे श्रेणी एक बना लेंगे। श्रेणी ये है कि पहले दिन जो जुर्माना लगा वो 200 रुपये, उसके बाद 250 रुपये, फिर उसके बाद है आपका 300 रुपये। इस तरह करते करते कितने दिनों तक जुर्माना लगेगा, 30 दिन तक। 30 दिन तक उसने लेट किया है, तो यहाँ से हमें प्रथम पद मिल जाएगा। प्रथम पद 200, सार्वांतर डी यानी कि दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे तो मिलेगा हमें 50। ठीक है, और हमें जो नंबर मिलेगा वो है 30, क्योंकि 30 दिनों तक जुर्माना लगा है। तो हमसे पूछा ये गया है कि इन सब का जो योग होगा, यानी कि जो हमें कुल जुर्माना देना पड़ेगा, वो हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे। एस एन का फार्मूला होता है n/2 2a + n-1 × d। इसी फार्मूले में रखेंगे और इन सभी जितना भी आपका ये जुर्माना लग रहा है 30 दिनों को निकल के आ जाएगा। तो हमें n बराबर 30 रखना है, तो ये हो जाएगा 30 बराबर 30/2 2। a का मान हमारे पास 200 है, तो ये हो जाएगा 200 + 30 - 1, और d का जो मान है वो 50 है। वो कितना है, 50 है। तो इसको काटेंगे तो ये तो आपका 15 बार में कट जाएगा। तो s 30 बराबर 15, ये हो जाएगा आपका कितना, 400, प्लस ये हो जाएगा आपका 29 × 50, तो ये हो जाएगा s 30 बराबर, ये 15 तो आपका रहेगा ही रहेगा, ये आपका 400 हो जाएगा, प्लस 50 का 29 में गुणा कराएंगे तो 5 × 9 = 45 के 5 हासिल हो जाएगा आपका 4, 5 दूनी 10 4 14, और ये एक 0। तो यहाँ से आपका आएगा 15 गुणे 1450 में 400 और जोड़ लीजिए, तो 14 × 4 = 1800, यानी 1850। अब 15 का 1800 में आप गुणा करा दीजिए, तो s 30 गुणा यदि आप इसको करवाते हैं 15 0 0, 15 × 5 = 75 के 5 हासिल आपका कितना हो जाएगा, 7। अब 15 × 6 = 90, 15 7 15 8 120, 120 में 7 जोड़ेंगे तो 127 हो जाएगा। इसमें 7 लिखेंगे, 12 आपका क्या रहेगा, शेष रहेगा। अब 15 का 15, 15 में 12 और जोड़ दीजिए, तो 15 10 25 और 2 27, कितना आ गया, 27,750 रुपये उस ठेकेदार को जुर्माने के रूप में देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन तो बहुत ही छोटा था, बस ये दुनिया भर का इतिहास लिख दिया था। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन से घबराना नहीं है, क्वेश्चन मात्र आपका इतना सा ही था, छोटा सा। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग प्रश्न नंबर 15 के बाद अब सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 16 में ये कहा गया कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, ये हमसे प्रश्न में कहा गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारा प्रथम पुरस्कार क्या है, x मान लेते हैं, तो लिखेंगे माना प्रथम पुरस्कार कितना हो जाएगा, हम मान लेते हैं x रुपये। ठीक है, अब इसमें देखिए एक खास बात क्या है, खास बात ये है कि एक पुरस्कार आपका x है तो दूसरा पुरस्कार आपका इससे 20 कम हो जाएगा, यानी x - 20। इसके आगे वाला इससे भी 20 कम हो जाएगा, यानी x - 40। इसके आगे वाला पुरस्कार इससे भी
20 कम हो जाएगा यानी x माइनस 60। इसके आगे वाला इससे भी 20 कम हो जाएगा x माइनस 80। और उसके बाद हो जाएगा x माइनस 100, x माइनस 100 कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। और लास्ट पुरस्कार आपका x माइनस 120। ये कहेगा ये 7 आपके पुरस्कार हैं। अब इन 7 पुरस्कारों को यदि हम जोड़ देते हैं, इनकी राशि हम जोड़ देते हैं, तो इनका जो कुल राशि है वो हमें दिया गया 700 रुपये। कितना दिया गया है 700 रुपये। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है, अब आप देखिएगा कि यहाँ से x 1 है 2 3 4 5 6 7 x तो आपके कितने हो गए 7x हो गए। अब ये -20 -40 -60 -80 -100 और 120 इन सभी को जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो ये सब माइनस के आएंगे। किसके आएंगे माइनस। देखिए 20 20 40 60 और 60 60 हो जाएगा 120, 120 और 120 हो जाएगा 240। कितना हो जाएगा 240। और ये 100 और 80 180 इन्हें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0 8 4 12 के 2 हासिल 1 और 2 1 3 1 4। कितना आ जाएगा 420 बराबर में कितना दिया गया है 700। ऋण से धन में जाएगा तो ये हो जाएगा 7x बराबर 700 प्लस 420। ठीक है, तो 7x बराबर जोड़ेंगे 7 4 11 120। ये 7 से काटेंगे 7 1 7 7 1 7 कितना बढ़ेगा 4 बढ़ेगा तो 42 हो जाएगा। 7 6 42 और ये 0 आ जाएगा। यानी फाइनल यहाँ से हमें x का मान क्या निकल के आया 160। यानी प्रथम पुरस्कार हमारा कितना हो जाएगा, प्रथम पुरस्कार हो जाएगा 160 रुपये। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पुरस्कार बराबर कितना है 160 रुपये। हमसे प्रत्येक पुरस्कार का मान पूछा गया है। ठीक है, तो प्रथम पुरस्कार देखिए आपका यहाँ पर लिखेंगे अतः पुरस्कार यहाँ पर लिख देते हैं। प्रथम आपका 60 है, दूसरा आपका इससे 20 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 140 120 120 हो जाएगा। फिर उसके बाद 100 80 60 40 1 2 3 4 5 6 7। हाँ 7 पुरस्कार थे। ये आपके क्रमशः क्या है पुरस्कार है। प्रथम पुरस्कार 160, दूसरा 140, तीसरा 120, चौथा 100, पांचवा 80 और छठा 60 है और लास्ट 7वां पुरस्कार आपका 40 रुपये है। तो उम्मीद है बच्चों कि ये सारा प्रश्न पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 16 के बाद हम लोग अब सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। ठीक है, और यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। कहने का मतलब ये है, यानी हमें यहाँ पर हमें उदाहरण के रूप में भी दिया गया कि कक्षा 1 का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग का मतलब सेक्शन होता है। जैसे आपके क्लास में जो है कक्षा में ABCD करके सेक्शन बने हैं, वैसे इस स्कूल में भी सेक्शन बने हुए हैं। ठीक है, और कहा गया कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाता है, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाता है इत्यादि, और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। कहने का मतलब ये है कि कक्षा 1 का जो एक अनुभाग है वो 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा और कक्षा 4 का एक अनुभाग 4 पेड़ लगाएगा। इस प्रकार कक्षा 12 तक चलता रहेगा। ठीक है, और कहा गया है कहाँ पर है, हाँ चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, यानी कि ABC, इस प्रकार से 3 सेक्शन बने हुए हैं।
इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कक्षा 1, यहाँ पर लिखेंगे कक्षा 1 द्वारा लगाए गए पेड़ या पेड़ों की संख्या। देखिए हर सेक्शन, हर क्लास का 3 सेक्शन है और प्रत्येक अनुभाग कक्षा 1 का 1 पेड़ लगाएगा, तो कुल कितने पेड़ हो गए, 3 पेड़ हो गए। इसी प्रकार कक्षा 2 द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या बराबर 3 सेक्शन है और कक्षा 2 का है और प्रत्येक सेक्शन 2 पेड़ लगाएगा, तो 2 तिहाई 6। इसी प्रकार कक्षा 3 द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या बराबर, प्रत्येक में 3-3 सेक्शन है और कक्षा 3 का 1 अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, तो कितने हो जाएंगे, 9। इस प्रकार आपकी एक श्रेणी बनती है। तो लिखेंगे अतः श्रेणी। तो आपकी श्रेणी क्या बन रही है, श्रेणी बन रही 3, 6, 9। इस तरह करते करते ये कार्यक्रम कहाँ तक चलेगा, कक्षा 12 तक चलेगा। तो यहाँ से हमें प्रथम पद प्राप्त हो जाएगा, प्रथम पद जिसे हम कहते हैं ए हो जाएगा हमारा 3, डी हो जाएगा दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे 3। इसके बाद कितने कक्षा तक है, कक्षा 12 तक, यानी n बराबर हमें कितना दे दिया गया, 12। और हमसे पूछा गया है क्या, पूछा गया है पेड़ों की संख्या, कुल संख्या, यानी SN, योग हमसे पूछा गया है, पेड़ों की संख्या का योग। तो यहाँ पर n पदों के योगफल का फार्मूला लगेगा। तो SN बराबर n/2, 2a + n-1 × d। इस फार्मूले को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो SN की वैल्यू कितनी है, 12 है, तो 12/2, 2a का मान ये रहा जो कि आपका 3 है, प्लस 12 - 1 गुणे d का मान भी 3 है, तो 2 छंग 12, तो S12 बराबर आ जाएगा 6, 3 दूनी 6 और 12 में से 1 जाएगा 11 गुणे 3, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 6 + 11 33, और हो जाएगा 3 + 33 और 6 जोड़ेंगे तो 6 3 9, यानी 39 आ जाएगा। यानी कि कुल पेड़ों की जो संख्या आएगी वो आएगी कितनी, 6 के 54 के 4 हासिल 5 और 36 18, 18 5 कितना हो जाएगा, 23। यानी कुल पेड़ों की संख्या कितनी है बच्चों, 234 है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन देखिए यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है, जबकि क्वेश्चन साल जो है वो हमारा बहुत ही छोटा है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझना है। इसमें इसको समझकर हमने ये चीज निकाली, श्रेणी बना ली। श्रेणी के बाद हमें योगफल का फार्मूला लगाना था, बस इतना ही था। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 17 के बाद हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 18 में कहा गया कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 2.0 सेंटीमीटर, इस तरह करते करते यानी कि कितने तक कहा गया, वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया जाता है। इसे क्या कहते हैं, सर्पिल कहते हैं।
जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। अब देखिए ये आपका सर्पिल है, तो देखिए इसको ये जो है इस प्रकार से ये बनता है, इस प्रकार से बनता चला जाता है और इसकी जो है क्या कहा है, अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई। अब ये बताइए ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, आधा वृत्त है, ये क्या है, आधा वृत्त। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक फिर दूसरा वृत्त है जिसकी त्रिज्या अलग होगी, फिर यहाँ से यहाँ तक की वृत्त है वो अलग है, सबकी त्रिज्याएं अलग अलग हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले दो फार्मूले पता होना चाहिए। पहला तो ये कि वृत्त की परिधि होती है 2πr, जबकि यहाँ पर क्या कहा गया, अर्धवृत्त। क्या कहा गया, अर्धवृत्त। तो यहाँ पर लिख देते हैं अर्धवृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि 2πr, तो अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगा 2πr/2। 2 से 2 कट जाएगा तो आपकी जो अर्ध परिधि निकल के आई वो क्या निकल के आई, πr। ठीक है, तो हमें ये फार्मूला याद होना चाहिए। इसी फार्मूले की हेल्प से हम इन 13 अर्धवृत्तों की परिधि का योग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है इसे अर्ध परिधि बोलते हैं। ठीक है, बाकी इसे देखिए क्या बोलते हैं, परिधि। इसके आधे भाग को क्या बोलेंगे, अर्धवृत्त की परिधि। ठीक है, तो इसको हम करते हैं रफ, और इसके बाद जो है हम देखते हैं हमें क्या कहा गया है। हमें ये कहा गया कि 13 क्रमागत अर्धवृत्त की परिधि निकालना है, तो लिखेंगे 13 क्रमागत अर्धवृत्तों की परिधियों का योग। क्या, योग। तो देखिए पहली आपकी हो जाएगी 2πr, तो परिधि होती है, तो ये हो गया पहला, प्लस πr2 प्लस πr3 प्लस πr4, इस तरह करते करते कहाँ तक है, πr13 तक है। ठीक है, तो हम यहाँ से पाई कॉमन कर लेंगे। क्या कॉमन कर लेंगे, पाई कॉमन कर लेंगे, और यहाँ पर आपका मात्र बचेगा r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस r4 प्लस डैश डैश करते करते r13 तक। अब यहाँ से देखिए ये r1 है, ये r2 है, ये r3 है, ये r4 है, इनके सबकी वैल्यू रख दीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए पाई 0.5 प्लस 1.0 प्लस 1.5 प्लस 2.0 प्लस इस तरह करते करते कहाँ तक है, 13 तक है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी एक श्रेणी बन गई। इस श्रेणी से हमें कुछ प्राप्त हो रहा, क्या प्राप्त हो रहा, एक तो प्राप्त हो रहा प्रथम पद A जो कि है आपका 0.5, सार्वांतर D। दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे, 1.0 से घटाएंगे 0.5 को, तो आएगा 0.5। ठीक है, नंबर हमें कितना दिया गया है कि 13 अर्धवृत्तों की सर्पिल की कुल लंबाई याद करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे SN का, योगफल का, n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फार्मूले का हम लोग यहाँ पर इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो पाई तो आपका रहेगा S13 बराबर, ये पाई तो आपका रहेगा ही रहेगा, इसके अंदर हम फार्मूला लगा रहे हैं, तो n/2 क्या हो जाएगा, n/2। वैसे इसको भी पाई को साथ में इस प्रकार से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा के n/2, n कितना 13, तो ये हो जाएगा 13/2। 2 a का मान है 0.5,
5 प्लस n है 13 माइनस 1, 13 माइनस 1 और d की वैल्यू है 0.5, 0.5। ठीक है, पाई की वैल्यू तो हम बाद में रख लेंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले इसे हम सॉल्व करते हैं। पाई गुणे 13/2, ये गुणा करेंगे तो आएगा 1.0 प्लस ये आपका आ जाएगा 12 गुणे 0.5। अब पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7 गुणे 13/2, ये आपका 1 है। ठीक है, ये 1.01 ही है, प्लस आप इसे रखना चाहे तो रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। 1.0 प्लस 12 पंचे 60, एक अंक पहले दशमलव है, ये काटेंगे, ये आपका 11 बार में कटेगा। S 13 बराबर आएगा 11/7 गुणे 13 गुणे 7, 6 एक कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा, 7 से 7 आपका कट जाएगा, बचेगा आपके पास 11 गुणे 13। तो इन्हें हमें गुणा कर देना है। तो देखिए 13 एक अन्नम 13 के 3 हासिल 1, 13 का अन्नम 13 1 14 सेंटीमीटर। ये रहा बच्चों आपका आंसर। ठीक है, तो हमने 13 अर्धवृत्ताकार सर्पिलों की कुल लंबाई निकाल के आपको दिखा दी है। उम्मीद है कि प्रश्न नंबर 18 भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 18 के बाद हम सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 19 में कहा गया कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 200 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। आपको स्क्रीन में चित्र दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, उसमें आप ये देखिएगा, उसमें 3 पंक्तियां दिख रही हैं। 3 पंक्ति में सबसे नीचे वाली जो पंक्ति है ना, जैसे ये सबसे नीचे वाली पंक्ति, इस नीचे वाली पंक्ति में ये कहा गया है कितने लट्ठे हैं, 20 लट्ठे हैं। इसमें कितने हैं, 20 लट्ठे। इसके ऊपर वाले पंक्ति में ये कहा गया है कि 19 लट्ठे हैं। फिर इसके ऊपर वाले पंक्ति में ये कहा गया है कि 18 लट्ठे हैं। कितने हैं, 18। इस तरह करते करते ऊपर पंक्तियां बनी हुई हैं। ठीक, और कहा गया कि ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे हुए हैं तथा सबसे ऊपर पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे हम लिख लेते हैं। क्या करेंगे, हमारी एक श्रेणी बनेगी। श्रेणी क्या बनेगी कि इसमें 200 है, इसमें 19 है, सॉरी इसमें 20 है, इसमें 19 है, इसमें 18 है, इस तरह की पंक्ति बनेगी। तो लिखेंगे श्रेणी। यहाँ पर सबसे पहले हम श्रेणी बनाएंगे। श्रेणी बनेगी 200, सॉरी 200 के नाम याद आ रहा है क्योंकि 200 लट्ठे हैं। ठीक है, 20, 19, 18, उसके बाद 17, इस तरह करते करते कितनी पंक्ति हमें वो तो बताना ही है। यहाँ से हमें एक इन्फॉर्मेशन ये मिलती है कि एसएन यानी कि कुल योग जो है ना वो हमें 200 दिया गया कि 200 लट्ठे हैं, और यहाँ से प्रथम पद ए प्राप्त हो जाएगा, डी हमें प्राप्त होगा दूसरे पद से पहले पद को घटाकर 19 माइनस बी माइनस का 1 ऋणात्मक आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे पूछा गया है एन पूछा गया है। ठीक है, और ऊपर वाली सबसे ऊपर वाली पंक्ति में यानी कि 90वें पंक्ति में कितने लट्ठे हैं ये भी हमसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फार्मूला आपको लगाएंगे, इसको मिटते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे इन पदों का योगफल का, यानी Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn हमें दिया गया 200, तो ये आ जाएगा आपका 200 बराबर n/2 और 2a का मान आपके पास है 20 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई
डी का मान आपके पास है -1 है। ठीक है, अब यहाँ से इस 2 को इधर भेजेंगे तो ये आपका गुणे में आ जाएगा, 200 गुणे 2 बराबर n, और 20 दूनी 40, -1 का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का n, माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 400, कितना हो जाएगा 400 बराबर n, और ये 40 पे 1 जोड़ देंगे 41 हो जाएगा, और माइनस का n, तो ये हो जाएगा 400 बराबर n का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 41 n माइनस n स्क्वायर। अब इन दोनों को पक्षांतर करेंगे, इधर लाएंगे तो माइनस से प्लस में आ जाएगा n स्क्वायर, और ये माइनस का 41 n, अब प्लस का ये 400 बराबर में क्या बच गया 0। अब इसका हमें द्विघात समीकरण आपका बन रहा है, द्विघात समीकरण की सहायता से n की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिए जोड़ने में तो 41 आना चाहिए और गुणा करने में 400, ऐसी कौन सी संख्या है, तो इसके लिए हमें 400 का कर लेंगे गुणनखंड इस प्रकार से। ठीक है, आपने प्रश्नावली 4 में ये ढेर सारे द्विघात समीकरण आपने पढ़े हैं। ठीक, यहाँ भी आपका काम आना है। तो देखिए 2 से काटेंगे 200 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 100 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 50 आएगा, और उसके बाद 2 से काटेंगे तो 25 आएगा, और 5 पचा 25, 5 91 5। हमें इन संख्याओं से ऐसी 2 संख्याएं बनानी है जिनको जोड़ने पर 41 आना चाहिए बस। देखिए क्या करेंगे, इसमें से हमें ऐसे 2 अंक चाहिए जिससे दोनों का योग कितना होना चाहिए, 16 होना चाहिए। तो देखिए 2 16 नहीं 41 होना चाहिए, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 5 पचा 25, तो 25 में आप 16 जोड़ के देखिए कितना आ रहा 41, और ऐसे ही हमें 2 अंक चाहिए थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर माइनस 25 प्लस 16 n प्लस 400 बराबर में 0। इनको अंदर गुणा करेंगे, माइनस भी अंदर गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 25 n माइनस 16 n प्लस 400 बराबर 0। ठीक है, अब इसको करते हैं रफ। अब हमें n की वैल्यू तो ज्ञात करनी ही करनी है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या कॉमन दिख रहा, n कॉमन दिख रहा, तो n कॉमन करेंगे तो ये आपका बचेगा n माइनस 25, और यहाँ पर आपको माइनस का 16 कॉमन दिख रहा, तो यहाँ से भी आएगा n माइनस 25 बराबर 0। दोनों से क्या कॉमन दिख रहा है, n माइनस 25 और n माइनस 16 बचेगा बराबर में 0। अब ये दोनों 0 के बराबर है तो लिखेंगे यदि n माइनस 25 बराबर 16 तो n बराबर आपको 25 मिलेगा, और यदि हम दिखाते हैं n माइनस 16 बराबर 0 तो n बराबर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब इन 2 मानों में से कौन सा सही है, ये हमें सबसे खास बात है कि कैसे पता करना है। तो इतना आप लोग इसको नोट कीजिएगा, इसके बाद हम इसको रफ करेंगे। ठीक है, अब देखिए जितना हमारे काम का नहीं था उतना हमने रफ कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर आपके 2 केस बनेंगे, कौन कौन से। फर्स्ट केस ये है कि आपका n बराबर कितना 25 है, तो हम चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करेंगे, प्रश्न में कहा गया है कि ये जो n है ये 25वां, यानी कि ये आपका 25वीं पंक्ति आएगी जिसमें क्या पूछा गया है, लट्ठों की संख्या पूछी गई है। तो 25वें पद का हम फार्मूला लगाएंगे, यानी कि nवां पद का फार्मूला हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू 25 तो यहाँ पर 25 रखेंगे, और a की वैल्यू यहाँ पर 20 है, प्लस 25 माइनस 1, और d का मान माइनस का 1 है, ये हो जाएगा 20 प्लस 25 से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 24 माइनस 1, तो 20 माइनस 24 ये आपका मल्टीप्लाई में है, तो घटाएंगे तो माइनस का 4। अब ये बताइए क्या जो 25वीं पंक्ति है
उसमें माइनस के 4 लट्ठे होंगे क्या? तो लट्ठों की संख्या अधिकतम 0 हो सकती है, माइनस में नहीं जा सकती। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका अमान्य, ये हो जाएगा आपका अमान्य। अब आपका दूसरा केस ये है कि n बराबर 16 देख लेते हैं, तो इसको भी हमें थोड़ा रफ करना पड़ेगा। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं, इसमें से हमें n बराबर 16 देखना है। तो आपका ये रहा दूसरा केस, तो यहाँ पर लिखेंगे केस नंबर सेकेंड, n बराबर कितना 16। तो देख लेते हैं कि लास्ट पंक्तियाँ कितनी है, 16वीं है। तो यहाँ पर भी ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का ही हम फार्मूला लगाएंगे। n बराबर 16, a का मान आपके पास 20 है, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी का मान है -1। अच्छा, इसका जो मान है n का वो 16 है। ठीक है, यहाँ पर कितना है, 16 है, तो ये हो जाएगा 20 प्लस घटाएंगे तो हो जाएगा 15 गुणे -1, तो 20 और ये हो जाएगा -15, यानी कि जो 16वीं पंक्ति है उसमें लट्ठों की संख्या कितनी है, 5 है। तो ये वाला हमारा क्या होगा, मान्य होगा। तो क्या लिखेंगे, अतः क्या पूछा गया था, कितनी पंक्तियां हैं, तो अतः पंक्तियों की संख्या 16 तथा 16वीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या 5 है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों इस प्रश्न नंबर 19 को सॉल्व करना था। क्वेश्चन बड़ा था लेकिन बेहतरीन प्रश्न था। ठीक है बच्चों, तो फाइनल हमने प्रश्न नंबर 11 से 19 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। अब हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज की क्लास का, और आज से आपकी प्रश्नावली 5 समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 20 में कहा गया कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। यहाँ पर बाल्टी रखी हुई है, ठीक है, ये आपका प्रारंभिक स्थान है, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो आपकी कितनी है, 5 मीटर। ये वाली दूरी कितनी है, 5 मीटर है। ठीक है, तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया, यानी इनके बीच में जो गैप है ना, ये वाला, ये जो गैप है ये 3 मीटर का है, सभी में पूरे में 3 मीटर का। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, अब बाकी का बचा हुआ अधूरा प्रश्न है, उसे हम आपको पढ़कर समझा देते हैं। ठीक है, लिखा गया कि प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है। प्रत्येक प्रतियोगी है वो बाल्टी से ही चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, उसके बाद कहा गया निकटतम आलू को उठाती है, उसे उठाती है और उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। यानी यहाँ से चली, आलू को उठाया, उठा कर डाल दिया, फिर यहाँ से चली, फिर आलू को उठाया, फिर उठा के डाल दिया, फिर यहाँ से चली, फिर आलू को उठाया, फिर उठा के डाल दिया, ये कर रही है। ठीक है, और दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। इससे प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। वैसे तो पेपर में ये इतना लंबा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, जबकि ठीक है किताब में तो है, आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके सहारे एक सारणी हमारी बनेगी। सारणी क्या बनेगी, देखिए यहाँ पर लिखेंगे श्रेणी लिखेंगे। ठीक है, श्रेणी, यहाँ श्रेणी बनेगी। अब एक प्रतियोगी है तो 5 मीटर गया, 5 मीटर वापस आएगा, तो कितना हो गया, 10 हो गया। समझ में आया। उसके बाद ये 5 तो जाएगा ही, 3 और आगे जाएगा, उसके बाद फिर वापस आएगा, यानी कि 5 3 8, 8 गया, 8 वापस, यानी कि 16। उसके बाद
फिर आगे 16 गया, तो 16 में अब कितना जोड़ देना है, देखिए ये 5, ये 3, 5 3 8, 8 3 11, कितना हो गया, देखिए 5 गया, 5 के बाद ये 6, यहाँ पर 3 जाएगा, 5 3 8, 8 3 11, 11 गया, 11 वापस, यानी कि 11 11 22। इस प्रकार आपकी श्रेणी बनती चली जाएगी, कब तक, जब तक 10वां आलू खत्म नहीं हो जाएगा। तो इससे हमें एक चीज क्या प्राप्त हो जाएगा, प्रथम पद 10 प्राप्त होगा, ठीक है। उसके बाद डी, दूसरे पद से पहले पद को घटाकर प्राप्त हो जाएगा कितना, 6। और हमें जो नंबर दिया गया आलूओं की संख्या वो कितनी है, 10 है। हमसे पूछा गया कुल दूरी, क्या पूछा गया है, कुल दूरी, यानी एक प्रकार से योग योग पूछा गया, एसएन पूछा गया। तो हम एसएन का ही फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे एस एन बराबर n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन की जगह पर हमें रखना है 10, ये हो जाएगा 10/2, 2 ए का मान हमारे पास 10 है, ठीक है, प्लस उसके बाद n की वैल्यू भी 10 है, 10 माइनस 1 गुणे डी, डी का मान हमारे पास 6 है, ये हो जाएगा आपका 6, ठीक है। तो 2 एक अन्नम 2, 2 पंचे 10, यहाँ से मिलेगा 5, फिर 10 दूनी 20, प्लस 10 से घटाएंगे 9 गुणे 6, तो ये हो जाएगा 5, 20 प्लस 6 नहीं के 54, तो ये हो जाएगा 5, 54 में 20 जोड़ेंगे तो 54 में 10 जोड़ेंगे 64, 64 10 74 हो जाएगा, यानी कि गुणे 74, ठीक है। तो S10, तो S10 बराबर 5 चौको 20 के 0 हासिल 2, 7 पना 35, 35 2 हो जाएगा 37, ठीक है। 5 चौको 20 के 0 हासिल 2, 5 7 35 2 37, यानी कि पूरा 370 मीटर उस प्रतिभागी को दौड़ना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको पूरी क्लास समझ में आ गई होगी, ठीक है। और आज से आपका चैप्टर 5 समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।